चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है आपका पीटी 365। पीटी 365 मंथली नहीं, ये एनुअल आता है, ये भी आपको पता होगा। बस इसमें क्या करना है, आपको एक बार अच्छे से देख जाना है। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक शॉर्ट रिवीजन करा देंगे। वो चलेगा कि 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा पूरा शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। बाकी अपना जो आराम से आप रिवीजन करिए, खुद से पढ़ करके टेस्ट दीजिए आराम से, जिससे कि जो है चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए और आसान हो जाए तरीका, थोड़ा सा जो ये जर्नी है आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल पहला कौन सा है, क्या कह रहे हैं? राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, सुर्खियों में कहता है, हाल ही में कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। किसके खिलाफ? केंद्र सरकार के खिलाफ। ठीक है, ये तो रहा बात कि न्यूज में क्यों था। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि एनालिसिस करते हैं क्या क्या हुआ इसमें। राजकोषीय संघवाद, सबसे पहले समझिए राजकोषीय संघवाद है क्या। 2 शब्द हैं, एक है राजकोषीय, एक है संघवाद। ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो ये आसान रहेगा आपको आंसर छांटने में भी एग्जाम में। जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिए कि संघीय प्रणाली के भीतर, संघ आपने पढ़ा होगा, संघीय प्रणाली पे पढ़ा होगा, संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारी। ठीक है, निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारी, एक पैसे वाली बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? एक प्रशासन की बात हो रही है। जिम्मेदारी का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा साझाकरण ही क्या है? राजकोषीय संघवाद। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक क्या होता है? एक होता है आपका संघ सबसे ऊपर, उसके बाद क्या होता है? राज्य उसके नीचे, उसके बाद कौन होता है? स्थानीय सरकार। इतना चीज़ कम से कम क्लियर रहनी चाहिए। और फिर क्या है, इन तीनों के बीच में क्या है? एक है आपका निधियों और एक है प्रशासनिक जिम्मेदारी। मतलब एक पैसा, वो जो वित्त वाला चीज़ें होती हैं, और एक होता है प्रशासनिक, प्रशासन कैसे चलेगा। जैसे कुछ चीज़ें संघ देखता है, फिर उसके बाद कौन देखता है? राज्य देखता है, फिर उसके बाद कौन देखता है? स्थानीय सरकार देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो आपका ये क्लियरिटी रहनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके आगे क्या है। देखिए, भारत में राजकोषीय संघवाद व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान, भारत में राजकोषीय संघवाद व्यवस्था को परिभाषित करने वाले क्या हैं? संवैधानिक प्रावधान। अब ये कौन कौन है इसको जरूर देखिएगा। एक है 7वीं अनुसूची। इसमें क्या है? संविधान के तहत संघ और राज्यों के बीच कर आधारों का उल्लेख कर उन्हें क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ये किस आर्टिकल में है? ये 246 में। एक तो ये ध्यान रखिए कि 246 में। उसके बाद क्या? राजस्व का वितरण। अब जो राजस्व का वितरण होता है, ये कैसे? लक्ष्मीकांत और डेटर में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा। अगर आप 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए क्या, अगर राजस्व वितरण, इसमें क्या है कि भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत यह वर्गीकरण किया गया। किसी किसी बीच? एक है आपका अनुच्छेद 269। अनुच्छेद 269, इसमें क्या है कि संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, मतलब संघ ही लगाएगा भी और संघ ही वसूलेगा भी, लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, मतलब लगाएगा संघ, वसूलेगा संघ और दिया किसको जाएगा? राज्यों को दिया जाएगा। किसमें है ये किस आर्टिकल में है? 269। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 269A। ये क्या है कि अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर, दिख रहा है ना, वस्तु और सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाएगा। हालांकि इसे वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। किसके बीच किया जाएगा? एक आपका 269, एक है आपका 269A। 269 में क्या है कि राज्यों को पूरी तरीके से जो है सौंप दिया जाएगा। लेकिन जो 269A है, इसमें क्या है कि वस्तु और सेवा कर परिषद, ये काउंसिल है जो सिफारिश करेगा। उस सिफारिश के आधार पर कुछ जो है केंद्र को दिया जाएगा और कुछ किसको दिया जाएगा? राज्यों में। दोनों में क्या हो जाएगा?
बांटा जाएगा आपस में। ठीक है, तो ये 269 है। अब एक आता 270। 270 में क्या है कि संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, मतलब संघ लगाएगा और संघ ही क्या करेगा, वसूलेगा। लेकिन जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है, यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वित्त आयोग की। ये आपने पढ़ा होगा, संवैधानिक संस्था है। जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, किसके आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये किस में है, 270 में। अब बात आती है कि हस्तांतरण का आधार क्या है। जो हस्तांतरण होता है उसका आधार क्या है, इसको जरा देखिएगा। एक तो है आपका ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल डिवोल्यूशन, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण। ये क्या होता है, इसको जरा देखिएगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, कौन सा वित्त आयोग, 15वें की सिफारिशों के आधार पर विभाज्य पूल से राज्यों की हिस्सेदारी वर्तमान में कितना है, 41% है। ये 15वें की बात है, 15वें वित्त आयोग। अब वित्त आयोग पढ़े होंगे। क्षैतिज हस्तांतरण क्या है, यह विभिन्न मानदंडों के आधार पर, देखना ना, विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को आवंटित हिस्से से राज्यों के बीच वितरण को संदर्भित करता है। किसके बीच है, ये राज्यों के बीच है। देखिए एक होता क्या, राज्यों के बीच, ठीक है, और एक क्या है, देखिए ये क्या है, राज्यों की हिस्सेदारी, अंतर है ना। केंद्र और राज्य एक हिस्सेदारी होती है, और एक क्या होता है कि राज्यों के बीच में क्या क्या हिस्सेदारी है। इस तरह की चीज़ें हैं। क्षैतिज मतलब एक है वर्टिकल, एक है क्या है क्षैतिज, ऐसे ऐसे। ये चीज क्लियरिटी रहनी चाहिए। 15वें वित्त आयोग क्या है, देखिए फिर से एक बार क्या पॉइंट है इसमें, आगे क्या दिया है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभिन्न निर्धारित मानदंड और उनका भार इस प्रकार है। क्या, आय अंतर, इनकम डिस्टेंस 45%, क्षेत्रफल 15%, जनसंख्या 2011 15%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन 12.5 और वन और वानस्पतिकी 10% तथा कर व राजकोषीय प्रयास 2.5%। ये थोड़ा सा कुछ रहा, इसको मन करे वैसे ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है। अब आता है क्या, सहायता अनुदान। क्या है, सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड। ये क्या है, केंद्र अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। केंद्र अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को क्या करता है, सहायता अनुदान प्रदान करता है। किसके तहत, 275, याद रखिएगा आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, एक तो अनुदान हो गया, सहायता अनुदान। दूसरा क्या है, ऋण। ऋण क्या है, अनुच्छेद 292 292 के अनुसार केंद्र सरकार के पास देश के अंदर घरेलू स्रोतों से या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति, कहाँ से, घरेलू स्रोत हो अंदर या क्या हो बाहर से जो है धन उधार लेने की शक्ति है। हालांकि क्या होता है कि अनुच्छेद 293, ये 292 ऊपर हुआ, अब 293 के तहत राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से ही ऋण ले सकती हैं। राज्य सरकारों के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो जो है विदेशों से ऋण लें, लेकिन जो आपका केंद्र सरकार है वो आपका घरेलू तरीके से भी ऋण ले सकती है और बाहर से भी ऋण ले सकती है। ये किस आर्टिकल में, 292 और 293। तो ये भी कम से कम थोड़ा सा क्लियरिटी बनाए रखिएगा। उसके बाद क्या है कि साथ ही यदि किसी राज्य पर केंद्र का ऋण बकाया है, साथ ही यदि किसी राज्य पर, राज्य की बात हो रही है, साथ ही यदि किसी राज्य पर केंद्र का ऋण बकाया है तो वह केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य ऋण नहीं ले सकता है। मतलब केंद्र का बकाया अगर ऋण है राज्य के ऊपर, तो राज्य को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर के अपना जो है किसी से ऋण लेना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्टली है, ऐसा भी नहीं कि मतलब कि चलो ठीक है मन करेगा पूछेंगे, मन करे नहीं पूछा, ऐसा नहीं है, पूछना पड़ेगा इनको। तो यहाँ पर आपने जो है ये चीज़ देखा। अब थोड़ा सा बात कर रहे थे वित्त आयोग के बारे में। मैं पहले बोला कि आपको पता होगा, फिर भी यहाँ पर चर्चा हो ही गया है, ठीक है। देखिए क्या है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए, मतलब जो संघ है, एक राज्य है, इसके बीच जो है पैसे का जो बंटवारा होगा, इस बंटवारे के लिए,
है ना। इस बंटवारे के लिए क्या होगा कि वितरण के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। किसका? वित्त आयोग का। वित्त आयोग का काम पता चल गया कि वित्त आयोग का काम क्या, अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा। इसी उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा, कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद, राष्ट्रपति द्वारा 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसका? वित्त आयोग का। अब आता है राज्यों के वित्तीय स्थिति के बारे में। राज्यों के वित्तीय स्थिति के बारे में इसमें क्या है? राज्य अपने राजस्व स्रोतों से अपने राजस्व व्यय का केवल 58% ही वित्त पोषित कर पाते हैं। देख रहे ना, अपने राजस्व स्रोतों से अपने राजस्व व्यय के केवल कितना? 58%। और मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्यों का ऋण डेट जीडीपी अनुपात कितना है? ये है 27.5%, 27.27%। याद रखिए, ऋण जीडीपी याद रखिएगा, डेट जीडीपी हो, इससे भी मतलब इतना आंकड़ा पता होना ही चाहिए कम से कम। नहीं पता करना तो बात ही अलग है। छोड़िए सर, क्या मतलब इस उम्र में अब हम ये सब पढ़े अब ये सब रहेगा पढ़ने को। चलिए देखते हैं। अब बात क्या करते हैं कि राज्य सरकार के राजस्व स्रोत, जो राज्य सरकार होते हैं वो, उनको वित्त कहाँ से मिलता है, उनको पैसा कहाँ से मिलता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। एक है कर राजस्व, दूसरा है गैर कर राजस्व, और तीसरा है केंद्र सरकार की ओर से अनुदान। केंद्र सरकार की ओर से अनुदान, ठीक है। देखिए, कर राजस्व क्या है? राज्य का अपना कर राजस्व, एक ये, केंद्र से कर अंतरण, दूसरा ये। अभी जो राज्य का अपना कर राजस्व होता है ये दो होता है। एक होता है क्या? आय पर कर, इनकम टैक्स। दूसरा क्या होता है? संपत्ति एवं पूंजी लेन देन कर। संपत्ति एवं पूंजी लेन देन कर, एक ही हो गया। अब जो केंद्र से कर अंतरण होता है ये किससे होता है? वस्तु एवं सेवाओं पर कर, है ना, जीएसटी वाला। एक तो पॉइंट है, ये होगा पूरा कर राजस्व के बारे में। दूसरा देखिए गैर कर राजस्व, इसमें क्या है? पीएसई से लाभांश और प्रॉफिट। किससे? पीएसई से। उसका क्या? प्रशासनिक सेवाओं के लिए शुल्क। किसके लिए? प्रशासन के लिए। एक हो गया कर राजस्व, दूसरा हो गया गैर कर राजस्व, ठीक है। उसके बाद कहते हैं केंद्र सरकार की ओर से अनुदान। अब जो केंद्र सरकार अनुदान देता है वो क्या देता है? आपदा राहत अनुदान। कोई आपदा जरूरत, आपदा के लिए, उसके लिए जो है अनुदान देता है केंद्र सरकार। उसके बाद क्या है? स्थानीय निकायों के लिए अनुदान। स्थानीय निकायों के लिए भी अनुदान देता है कौन? केंद्र सरकार। राजस्व घाटा अनुदान किसके लिए देता है? राजस्व घाटा को कम करने के लिए। ये जो है 3 चीज़ें ये हैं। तो उम्मीद है कि इससे कम से कम एक क्लियरिटी बनेगी कि राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत कौन कौन सा है, ठीक है। ये आर्टिकल पूरा पूरा कंप्लीट हुआ। ये अच्छे से पढ़ाने में ना टाइम लगता है ना। पर कभी कभी फॉर्म में आ जाता है, पढ़ाते पढ़ाते लय में एकदम जोश में, है ना। चलिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये क्या है? आर्टिकल है विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा, इसके बारे में आराम से डिटेल में समझते हैं। सुर्खियों में क्यों है? बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए न्यूज पर आपको पता होगा, सरकार पता होगा, चुनाव पता होगा, तो आपको ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए फिर से विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग उठाई गई है, ठीक है। ये तो रहा चर्चा में क्यों रहा। अब बता दें कि विशेष श्रेणी राज्य के दर्जा के बारे में, कि जो विशेष श्रेणी का राज्य होता है उसके बारे में क्या क्या है ये देखते हैं। गौरतलब है कि SCS केंद्र सरकार द्वारा राज्य हेतु किए जाने वाला एक तरह का क्या है? वर्गीकरण है, ठीक है ना। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा एक क्या है? एक तरह क्या है? वर्गीकरण है। एक तो चीज़ें क्लियर रखिए, कर्ता कौन है? केंद्र सरकार करता है, ये ध्यान रखिएगा। यह दर्जा उन राज्यों को उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह के भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे होते हैं। मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा हल्का हल्का, है ना। न्यूज़ पर पढ़ते रहिए तो मज़ा यही तभी आता है।
खैर, SCS की शुरुआत 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी। किसके? पांचवा वित्त आयोग था वो। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1969 में की गई थी। एक लाइन तो क्लियर, ये याद रखिए। उसके बाद क्या है, 1969 में 3 राज्यों को SCS प्रदान किया गया था। कब? 1969 में। इनमें जम्मू और कश्मीर पहला, असम तथा नागालैंड शामिल था। देखिए, जम्मू कश्मीर तो चलो आपको तुक्का लगा देंगे, मान लीजिए अगर जरूरत पड़ेगी तो जम्मू कश्मीर आप कम से कम तुक्का मार सकेंगे, लेकिन असम और नागालैंड पर इस पर तुक्का मारना कठिन हो जाएगा क्योंकि दिमाग में नहीं रहेगा वो चीज़। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर हो गया पहला है ये, और उसका कौन है? असम तथा नागालैंड। बात क्लियर है। वर्तमान में 11 राज्यों को SCS का दर्जा दिया गया है। 11 राज्य, सोच के देखिए कितने कितने राज्य हैं। कौन कौन है? असम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना। देख रहे हैं क्षेत्र कहाँ कहाँ के है? एक नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, एक जो है उत्तर वाला दिख रहा है, मतलब कि जो पहाड़ी उड़ी एरिया का है। ये तो दो टाइप दिख रहे हैं ना। बाकी एक तेलंगाना थोड़ा सा अलग सा है, कि मतलब जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन कौन याद रखिएगा, कभी कभी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन किस उसको जो है ये जो है मिला है SCS का दर्जा। कौन कौन से राज्य? असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। अब बात कर लेते हैं कि SCS राज्यों को, देखिए एक पॉइंट ध्यान रखिए, SCS राज्यों को गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के आधार पर अनुदान दिया जाता है। किसके आधार पर? गाडगिल मुखर्जी फार्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला। देखिए उसके बाद क्या है, ज्ञातव्य है कि संविधान किसी भी राज्य को SCS राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। कौन? संविधान वर्गीकृत नहीं करता है। भारत के संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371, 371A से 371H और 371J किए गए हैं, है ना। ये चीज पूछ रहा है। उसके बाद क्या है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, किसके अनुसार? 14वां वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब किसी भी राज्य को SCS प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, क्या करें कि 14वां वित्त आयोग क्या बोला है कि अब किसी भी राज्य को SCS दर्जा नहीं प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद भी किसी भी नए राज्य को SCS नहीं दिया गया है इसके बाद से, ठीक है। किसके बाद से? 14वें वित्त आयोग। ये थोड़ा सा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। खैर, इसके बाद आप पॉलिटी में डिस्कशन देखे ही होंगे, जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में मिलेगा। अब एक लाइन और ध्यान रखिएगा कि उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों को मैंने ऊपर बता दिया था, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए वर्तमान विशेष वित्त पोषण पैटर्न इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उपसमूहों की सिफारिश पर आधारित है, न कि उनके SCS दर्जे पर, ठीक है। चलिए, अब बात यह आता है कि किसी को अगर विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करना है तो उसके लिए मापदंड क्या क्या है। तीन मापदंड जरा देखिएगा। पहला है पहाड़ी और दुर्गम इलाका हो, पहला चीज। दूसरा क्या है? कम जनसंख्या घनत्व या जनजाति आबादी का बड़ा हिस्सा हो। तीसरा पॉइंट, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक अवस्थिति हो। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन हो। पांचवा पॉइंट क्या है? राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति हो। ये 5 पॉइंट है जिसके आधार पर जो है विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के लिए मापदंड बनाए गए हैं, ठीक है। बहुत टफ लगेगा ना UPSC जब आप डिटेल में जाएंगे। कुछ लोग लगने सकते 2 दिन पढ़ करके, सर 2 दिन पढ़ कर जल्दी निकाल ले क्या हम, बहुत आसान लगता है ना। अब आता है विशेष पैकेज के बारे में। सोचिए केवल करंट अफेयर्स चल रहा है अभी, पूरा सिलेबस तो पढ़ना बाकी है। विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज। हाल ही में बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेजों की मांग की है। विशेष वित्तीय पैकेज। अब सवाल ये कि ये क्या चीज़ है।
विशेष देखो, विशेष पैकेज तात्पर्य क्या है? भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता। शब्द ये ध्यान रखिएगा, भौगोलिक सामाजिक आर्थिक चुनौती, ध्यान रखिए, भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौती। इसके तहत इन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। दूसरी ओर विशेष पैकेज पूरी तरीके तरह से क्या है? विवेकाधीन है। इंपॉर्टेंट जो होता है, ये विवेकाधीन है, मतलब कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विवेकाधीन, जैसा मन करे देंगे, नहीं मन करे नहीं देंगे। ये पैकेज आवश्यकता आधारित हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष पैकेज देने का सबसे सटीक कारण नहीं है। यह संविधान का अनुच्छेद 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। अतिरिक्त अनुदान के रूप में यह अनुदान विविध वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत आता है। ठीक है। अनुच्छेद 282 विवेकाधीन अनुदान, ध्यान दीजिएगा, यह केंद्र और राज्य दोनों, आर्टिकल ध्यान रखिए 282, यह केंद्र और राज्यों दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो। ठीक है। चलिए, ये भी कुछ पॉइंट रहा, क्लियर हो गया। टाइम के 21 मिनट हो गया। अब इसके बाद शुरू होता है क्या? छठी अनुसूची, 6th शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 5th और 6th क्वेश्चन मिलना ही मिलना होता है, प्रीलिम्स में आता ही आता है। प्रीलिम्स, मेंस, चाहे जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो देख लेते क्या है। लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, छठी अनुसूची के बारे में देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत, 244(2) के तहत छठी अनुसूची बोरदोलोई समिति, ये समिति याद रखिएगा कि बोरदोलोई समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप संविधान में शामिल की गई थी। ठीक है। किसका आर्टिकल कौन सा है? 244, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहानी देखिए क्या है। यह अनुसूची इसमें शामिल राज्यों के राज्यपालों को अपने अपने राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदें ADCs और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें ARCs गठित करने का अधिकार देती हैं। क्या क्या? स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें, ये दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। एक है स्वायत्त जिला परिषद और एक है स्वायत्त प्रादेशिक परिषद। ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए, ADC की संरचना क्या है जो गठित करेंगे, ये इसका जो है संरचना क्या है ADC का। ADCs में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। ADCs में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। 30 होते हैं जिसमें कि 4 किसी द्वारा नामित किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा। जबकि शेष क्या होते हैं? चुने जाते हैं। 30 में से 4 नामित किए जाते हैं, बाकी शेष क्या होते हैं? चुने जाते हैं। एक पॉइंट ये। वर्तमान में 4 राज्यों में 10 ऐसी ADCs हैं, 4 राज्यों में। अब आता है क्या? ARCs। एक होता है ADCs, एक होता है ARCs। ARCs में क्या है? यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जातियां हैं, अलग अलग अनुसूचित जातियां हैं, तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में क्या करते हैं? विभाजित कर सकते हैं। कर कौन रहा? पॉइंट ये है, राज्यपाल। ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल करता कौन है? राज्यपाल। छठी अनुसूची जब भी चर्चा हो कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ADCs और ARCs के पास वन प्रबंधन, कृषि, विरासत, विवाह, सामाजिक रीति रिवाज जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। उनके पास भू राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, व्यापार को विनियमित करने, खनिज निष्कर्षण से रॉयल्टी एकत्र करने आदि की भी शक्ति है। तो ये कुछ रहे पॉइंट, इनको आप जो है आराम से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा 5वीं और छठी अनुसूची के बारे में। ठीक है। 5वीं और छठी अनुसूची के बारे में विशेषताएं देखिए क्या है। विशेषताएं, अब देखिए 5वीं अनुसूची, छठी अनुसूची, इसमें क्या है, कहाँ लागू होगा? पहली चीज, 5वीं अनुसूची की बात करेंगे तो यह भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजाति क्षेत्रों पर लागू होती है। वर्तमान में कहाँ पर? कितने? 10 राज्यों में, मतलब कुछ जनजाति क्षेत्रों पर लागू होती है।
छठी अनुसूची क्या है? यह भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों, छठी मतलब 4 पूर्वोत्तर राज्य, ध्यान रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों पर लागू होती है। प्रशासन क्या है? 5वीं अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद, टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और छठी अनुसूची में क्या है? स्वायत्त जिला परिषद, एडीसीज। यहाँ का क्या है? टीएसीज, और यहाँ पर क्या है? एडीसीज, और स्वायत्त प्रादेशिक परिषद कौन है? एआरसीज। यहाँ पर छठी अनुसूची में ऊपर चर्चा भी हुआ कि एडीसीज और एआरसीज, ये ध्यान रखिएगा। और जब 5वीं अनुसूची जब पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, तो यहाँ पर टीएसीज, जनजाति सलाहकार परिषद, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कुछ पॉइंट इसमें और बचे हैं। एक आता है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति क्या है? कि राज्यों के विधानसभा गठन होने के कारण टीएसीज के पास सीमित शक्तियां हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि टीएसीज के पास सीमित शक्तियां हैं, जो अधिकतर क्या है? कार्यकारी हैं। और इसके बाद जो ये आपका छठी अनुसूची है, परिषद की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों सहित व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसमें क्या है? ये सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त हुई हैं। क्या है? देखिए, यहाँ पर कार्यकारी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? छठी अनुसूची में ये सभी शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? संविधान से। पेशा अधिनियम 1996, अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिटेल में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशा अधिनियम ये 5वीं अनुसूची में लागू है, लेकिन छठी अनुसूची में लागू नहीं है, ध्यान रखिएगा। छठी अनुसूची में लागू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है लागू है, ठीक है। ये रहे कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है कि नए राज्यों का निर्माण, इंपॉर्टेंट है, नए राज्य का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इसमें क्या हुआ? देखिएगा, 2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य के गठन के 10 साल पूरे हुए। 2 जून 2024 को, ठीक है। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया क्या है? ये तो कहानी रही तेलंगाना वाली, लेकिन अब बात आती है नए राज्य जब गठन किए जाते हैं तो उनकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 3 पढ़ा होगा आपने जरूर। संविधान की इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्या कहा? मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत क्या क्या है? अब शक्ति बात कर रहे हैं कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। सवाल ये कौन बना सकती है? तो ये है संसद, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश, ध्यान रखिएगा। नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब नए राज्य के गठन की बात होगी तो वो विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी, तब जाकर के पेश किया जाएगा। ध्यान रखिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। राज्य विधान मंडलों के साथ परामर्श, किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को उस राज्य विधान मंडल को निर्धारित समय के भीतर, ऐसा नहीं कि बोल दिए तो चाहे, जब तक निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा, जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम प्रभावित हो रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से सबसे पहले क्या है? राष्ट्रपति की सिफारिश पहले होनी चाहिए, उसके बाद मतलब राष्ट्रपति की अनुमति, सिफारिश नहीं अनुमति, और उसके बाद उस राज्य विधानमंडल से क्या होगा, वहाँ पर भी भेजा जाएगा, वहाँ पर भी परामर्श किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा आराम से। पॉलिटी तो बहुत मतलब मज़ेदार सब्जेक्ट है, बस आराम से केवल सुनते रहिए, कभी भी सुनने का ही नहीं मन करता। देखिए, संसद एक साधारण विधेयक पारित करके एक नया राज्य गठन कर सकती है। साधारण विधेयक से, ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक संसद में साधारण बहुमत से, यानी सदन में उपस्थित और मतदान कर रहे हैं, मतलब जितने लोग संसद में जितने लोग क्या हैं सदन में उपस्थित हैं, वही लोग क्या कर दें? मतदान कर दें, है ना। तो उससे क्या होगा? जो बहुमत आ जाएगा वही पारित कर दिया, ठीक है। ये चीज़ अब एक क्या आता है? जिलों का गठन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जिलों का गठन।
राज्य सरकार के पास राज्यों में नए जिले बनाने या मौजूद जिलों को बदलने या समाप्त करने का अधिकार है। कुंभ वाला याद रखिएगा, वहां पर भी एक जिला बनाया गया है, महाकुंभ। सरकार के कार्यकारी आदेश या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके ये बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। किसके संबंध में? राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में। जो राज्यों का पुनर्गठन होता है उसकी बात हो रही है। देखिए क्या है, बेरुबाड़ी संघवाद 1960। बेरुबाड़ी संघवाद 1960, इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, संसद को। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती, किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकती है। केवल क्या कर सकती है? केवल क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, किस केस की बात है? बेरुबाड़ी संघवाद 1960 में। बेरुबाड़ी, ये कम से कम यही तो पता रखिए 1960 में बेरुबाड़ी केस हुआ था, ये भी पता रहे। उसके बाद क्या है? किसी भारतीय क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। किसमें? 368 के तहत संविधान में संशोधन करके। ये तो पता है आपको कि संविधान में संशोधन करने के अनुच्छेद कौन सा? 368 पता होगा आपको। इसके परिणामस्वरूप कुछ भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने हेतु 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया था। 9वां तो बहुत फेमस है ना, 9वां संविधान संशोधन 1960। उम्मीद है कि ये भी चीज़ आपको जो है ये सब मेंस में लिखने में काम आता है, तैयार रही इसके लिए। अब क्या आता है, देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग या समितियां, इसमें कौन कौन से हैं? एक है एस्केधर आयोग, बहुत फेमस है, ये सब पता रहना चाहिए, कभी मैच लिया जाता है कभी कभी। एस्केधर आयोग कब है? 1948 में। 1948 में आयोग ने भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। क्या कहा? आयोग ने भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की थी। एक ये जेवीपी समिति 1948, इसमें क्या है कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इस समिति के सदस्य थे। 3 लोग, कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम जेवीपी रखा गया था। पता ही होगा, बहुत फेमस है ये। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी थी। ठीक है, भाषाई आधार पर ध्यान रखिएगा। अब एक आता है कौन? फजल अली आयोग 1953। इसमें क्या है कि आयोग ने राज्य पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित 4 कारकों की पहचान की थी। आयोग ने 4 कारकों की पहचान की थी। अब ये 4 कारक कौन कौन है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है? देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना एवं मजबूत करना। देश की एकता और किसमें? फजल अली आयोग, ध्यान रखिएगा, फजल अली आयोग। उसके बाद क्या है कि भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को क्या करना है? महत्व देना। भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को क्या करना? महत्व देना। वित्तीय स्थिरता, आर्थिक और प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखने पर बल देना। किस पे? आर्थिक और प्रशासनिक विचार, ध्यान रखिएगा। राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना होना चाहिए। फजल अली आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन की क्या की थी? सिफारिश की थी। कितने? 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों। संसद ने आयोग की सिफारिशों को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से लागू किया था। किसके? 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से लागू किया था। ठीक है, तो ये रहा कुछ जो है। इसका और भी कुछ क्या, एक बार देख लेते हैं। नहीं, अब शुरू होगा क्या? अब शुरू होगा आपका न्यायपालिका। आज के लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे न्यायपालिका। आराम से पहले डिटेल में पढ़िए। डिटेल में जब आप पढ़ लेंगे तब उसके बाद जो है शॉर्ट में भी पढ़ने में मज़ा आएगा। पता चला शॉर्ट ही पढ़ रहे हैं बस, खाली सबसे तैयारी शुरू की है, शॉर्ट ही पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट से यूपीएससी तैयारी नहीं होती है। इसके लिए टाइम लगता है, बढ़िया से समझना पड़ता है, बढ़िया से उस चीज़ को एनालिसिस करना पड़ता है। और हम लोग जो आपके गाइडेंस में काम करेंगे कि जो चीज़ हमने समझा है, सीखा है इतने समय से, पढ़ते पढ़ाते वो आपको आसान भाषा में समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।